तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका शारीरिक शिक्षा का विषय है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका 18 फरवरी जी हाँ बच्चों 18 फरवरी 2026 को जो आपका फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकता है, सेम टू सेम छप करके आ सकता है, ठीक है? और देखिए बच्चों कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, जियोग्राफी हो गया और पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो गया। ये ऐसे सब्जेक्ट है बच्चों जिसके अंदर जो क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं एज इट इज एकदम सेम टू सेम आपके पेपर में आ जाता है। ना तो उसकी भाषा शैली बदलती है, ना तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता है, बिल्कुल सेम टू सेम आ जाता है। ठीक है? तो ये मैं आपको किस बेसिस पर बता रहा हूँ क्योंकि जो हम आपको सैंपल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं ना, खास करके सैंपल पेपर वाली, तो इसके अंदर वही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में बार-बार रिपीट होकर के आए हुए हैं। और लगभग हमें 10 सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है ना? तो इसके आधार पर भी जो क्वेश्चन हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वही क्वेश्चंस को हमने आपको यहाँ पर सैंपल पेपर के अंदर करवाते हैं। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए जिससे कि आप पूरा हर एक क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सकें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकें। ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये हमारा तीसरा सैंपल पेपर होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। इससे पहले मैंने 2 सैंपल पेपर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आप सभी बच्चों के लिए। ओके? और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं और भी सैंपल पेपर की वीडियो लेकर के आऊँ, मेरा तो प्लान है कम से कम मैं आपको 10 से 15 ठीक है, मैक्सिमम 15 मिनिमम 10 इतना सैंपल पेपर करवा दूँ। बाकी आपके लाइक के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे इस वीडियो पर मैं लाइक का टारगेट रख रहा हूँ 777 जी हाँ बच्चों, 777 लाइक्स का यहाँ पर मैं टारगेट रख रहा हूँ इस तरह से। अगर आप 777 लाइक्स कंप्लीट करवा देंगे इस वीडियो पर, तो इससे हमारा जो ओवरऑल मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। या फिर आप 100 प्लस कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर और भी वीडियो यहाँ पर अपलोड कीजिए, तो डेफिनिटली मैं आपके लिए और वीडियोज़ बहुत जल्दी-जल्दी अपलोड करूँगा, ठीक है? तो चलिए फाइनली अपने वीडियो को शुरू करते हैं और ये जो तीसरा सैंपल पेपर है हमारा फिजिकल एजुकेशन का, इसको समझते हैं बच्चों। ए के अंदर जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं, इसके अंदर हमसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आंसर हमें देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आसन की पहचान करें। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मैडम है जो कि योगा का एक आसन कर रही हैं, ठीक है? आपको बताना है कि ये योगा का कौन सा आसन कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैडम जी उस पोज में बैठी हुई है जैसे हमारे योगी बाबा सब नहीं बैठते, एकदम ऐसे करते हैं ओम, ऐसे बैठ के नहीं करते, उस पोज में ये मैडम जी बैठी हुई है, ठीक है? तो ये जो योगा का आसन होता है बच्चों, इसे कपाल भाती कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कपाल भाती। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, आइडेंटिफाई द पोस्चर, तो कपाल भाती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश पूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है। तो दूध जो होता है बच्चों एक कंप्लीट डाइट है, बोले तो पूर्ण आहार है। अगर आप दूध पी लिए तो भैया आपका एक तरह से कंप्लीट डाइट हो गया यहाँ पर, है ना? तो इसीलिए दूध जो है एक कंप्लीट आहार, बोले तो पूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बता रहा हूँ चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डैश ऑल्सो नोन एज अ कंप्लीट डाइट। तो मिल्क आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थि भंग के प्रकार को पहचानिए। यहाँ पर आपको एक अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर का चित्र दे रखा है, आपको बताना है कि ये किस टाइप का फ्रैक्चर है। इससे पहले का जो सैंपल पेपर का वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर्स के बारे में यानी अस्थि भंग के बारे में आपको बताया था। और ये वाला जो अस्थि भंग है बच्चों, ये है आपका तिरछा अस्थि भंग, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हड्डी टूटा है ये तिरछा टूटा हुआ है, देख रहे हैं इस तरह से तिरछा रूप में टूटा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं तिरछा अस्थि भंग। तो जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है कि चपटे पैर का कारण होता है। हमारा देखिए भगवान ने जो पैर बनाया है ना वो इस तरह का बनाया है। कभी भी आप पैर हाथ धो करके घर में चलिएगा
तो आपका पैर का जो निशान पड़ेगा ना वो ऐसा पड़ेगा, ये देख रहे हैं ऐसा, जिसके अंदर ना बीच में आपको गैप देखने को मिलेगा, तलवे के बीच में गैप देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों के अंदर क्या हो जाता है, उनके पैर में उनका पैर चपटा हो जाता है, ठीक है। और उनका पैर चपटा क्यों हो जाता है, ये एक तरह का बीमारी है, विकार है बच्चों, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और चपटे पैर होने का कारण होता है पैर की मांसपेशियां यानी कि जो मसल्स होती हैं उनका कमजोर होना, साथ ही साथ सही प्रकार के जूते या अत्यधिक भार जो होता है इस कारण से। अगर आप ऐसे जूते पहनते हैं जिसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो एकदम सपाट है तो भी हो सकता है, या ज़्यादा वजन अगर आप उठाते हैं तो भी आपका हो सकता है, या वजन ज़्यादा है आपका तो भी आपको ये समस्या हो सकती है कि नहीं। और यहाँ पर दे रखा है स्वास्थ्य मांसपेशियां होने के कारण ये नहीं हो सकता बच्चों। अगर किसी की मसल्स स्ट्रांग है तो उसको चपटे पैर का यहाँ पर समस्या नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही बात बोल रहा है, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि न्यूटन के गति का पहला नियम जिसे डैश के नाम से जाना जाता है, जो न्यूटन के गति का पहला नियम है बच्चों उसे जड़ता का नियम भी कहते हैं बच्चों। तो जो ख वाला विकल्प है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डैश विकार का कारण नहीं है, डैश इज नॉट द कॉज ऑफ द डिसऑर्डर, ठीक है। तो जो आपका संतुलित आहार है ये कभी भी एक विकार का, एक डिसऑर्डर का कारण नहीं हो सकता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डैश इज नॉट द कॉज ऑफ डिसऑर्डर, तो बैलेंस डाइट जो है कभी भी डिसऑर्डर का रीजन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, इन विच सिचुएशन फर्स्ट एड इज गिवन। तो भैया जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है वो आपका दिया जाता है अचानक चोट लगने पर, ठीक है। किसी खिलाड़ी को अचानक चोट लग गया तो वो देखते होंगे आप एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के आते हैं, बोलते हैं अरे भैया क्या हो गया, लाओ यहाँ पट्टी उट्टी कर दे, तेल वेल लगा दे इस पे, है कि नहीं। तो वो जो पट्टी उट्टी किया जाता है वो आपका अचानक चोट लगने पे किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर जो कहते हैं वो है प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है बच्चों, जिसे इंग्लिश में आप फर्स्ट एड भी बोलते हैं। घर में भी हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होता ही होता है, ठीक है बच्चों। चलिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले इसका इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। इस तरह से रहेगा कि इन विच सिचुएशन फर्स्ट एड इज गिवन, तो आपका सडनली अगर कोई इंजरी हो जाता है तब यहाँ पर आपका फर्स्ट एड दिया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम, जी हाँ बच्चों 2026 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, यहाँ तक कि 95 प्लस तक स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। हमने आपके लिए हर सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर बना करके रेडी कर दिए हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट के सैंपल पेपर अवेलेबल है, तो हमारे पास फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर अवेलेबल है बच्चों, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, याद रखिएगा। हिंदी का सैंपल पेपर अवेलेबल है, हिंदी इलेक्टिव का। हिस्ट्री का सैंपल पेपर अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर अवेलेबल है, और साथ ही साथ जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है इसका भी हमारे पास सैंपल पेपर अवेलेबल है बच्चों, जिसको आप ले सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को, जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है आपका यहाँ पर 12 फरवरी 2026, ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन जो आपका पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो होगा आपका 18 फरवरी 2026 को। तो मोटा मोटा एक हफ्ता का समय मान के चलता हूँ। अभी भी जो बच्चा इस सैंपल पेपर को लेकर के तैयारी करता है ना, डेफिनेटली आप देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर 200% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। आप जैसे दो बच्चे होंगे यहाँ पर, ठीक है, मैं दो तरह के बच्चों का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक वो बच्चे जो बोलेंगे अरे सर छोड़ो ना, ये क्या लेना सैंपल पेपर वगैरह, है ना। और दूसरे बच्चे होंगे स्मार्ट, ठीक है, वो बेशक पढ़े नहीं होंगे पूरे साल भर, ठीक है, लेकिन वो मेंटली अगर देखा जाए तो काफ़ी स्मार्ट होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इस दुनिया में सभी के पास टाइम लिमिटेड है, तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि गलती कर करके सीखते हैं, और कई सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरों की गलती से सीखते हैं और अपना टाइम बचाते हैं, समझ रहे हैं। तो वही स्मार्ट लोग कहलाते हैं और स्मार्ट बच्चे कहलाते हैं। तो ये दूसरे टाइप के बच्चे जो होंगे वो स्मार्ट होंगे, वो देखेंगे कि सर के पास 10 सालों का एक्सपीरियंस है ना। तो यानी कि हमसे 9 साल सीनियर बच्चे जो रहे होंगे उसको भी सर ने पढ़ाया होगा उन बच्चों को, तो कुछ ना कुछ तो सर को आता ही होगा। और अगर पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करके सर ने और सर की टीम ने सैंपल पेपर बनाया है, तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर फ़ायदेमंद होने वाला है।
ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर 149 दे करके यहाँ पर एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर ले लेता हूँ 50% डिस्काउंटेड रेट पर, या फिर 4 सब्जेक्ट का कॉम्बो बाय कर लेता हूँ 549 रुपीज़ में। और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं डिसीजन होने वाला है। वो स्मार्ट बच्चे की थिंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और वो बच्चा ये लेगा, स्मार्ट बच्चा, ये सैंपल पेपर और टॉप कर जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर ना एक तरह से पूरे मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस है ना उसका निचोड़ दे रहा हूँ। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने का जूस निकालते हैं, उसका निचोड़ दे देते हैं। तो 10 सालों का जो मेरा इतना लंबा पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने गलतियाँ की हैं, जो मैंने सीखा है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन ही आता है, इन्हीं क्वेश्चन को ही समझाना है बच्चों को। बच्चे यही क्वेश्चन पढ़े, वो क्वेश्चंस मैंने इन सैंपल पेपर के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर 15-15 सैंपल पेपर मिलेगा आपको 50% डिस्काउंट पर सब्जेक्ट का। आपको विथ सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है, यानी कि हर एक सैंपल पेपर के अंदर मैंने बता रखा है कि आंसर लिखते कैसे हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, भूमिका कैसे बनाते हैं, निष्कर्ष कैसे बनाते हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहेगा आपका, अगर आप सैंपल पेपर को लेकर के अपनी तैयारी को करते हैं, तो आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, सैंपल पेपर को लेने के लिए सिंपली स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे आपको कांटेक्ट करना है। हमारी टीम बैठी हुई है बैकग्राउंड में, वो आपसे बात कर लेगी और उनसे आप सैंपल पेपर ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी के टाइम पे आपको 50% का बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा सैंपल पेपर्स के ऊपर। ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है, कभी भी एक्सपायर हो सकता है। एक सब्जेक्ट का जो 15 सैंपल पेपर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसका ओरिजिनल जो प्राइस है वो 299 रुपए है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल 149 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 सब्जेक्ट का एक साथ लेते हैं, जिसमें आपको डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट मिल जाता है, तो इसमें टोटल आपको 60 सैंपल पेपर देखने को मिलेगा केवल और केवल 549 रुपीज में। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइएगा बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि किशोरावस्था होती है, तो ये होती है भैया 12 साल से लेकर के 18 साल तक। ठीक है, ये जो आपका टाइम होता है, इसको किशोरावस्था बोले तो टीन एज बोला जाता है। ठीक है, और ये ऐसा टाइम होता है बच्चों जिसके अंदर बॉडी के अंदर ना बहुत अजीब अजीब चेंज होते हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डर भी जाते हैं कि अरे यार मेरी बॉडी में ये वाला पार्ट या फिर ये सारी चीज़ें बदल कैसे रही है, मैं बहुत ज़्यादा अजीब महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हर व्यक्ति के साथ होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबके साथ ये होता है, सभी के शरीर में बदलाव आता है। और मैं समझता हूँ कि आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपका एज जो होगा 18 साल मिनिमम तो होगा ही, 17 से 18 साल, और 21 साल लास्ट आपका एज होगा। तो आपने भी यह चेंजेस को यानी यह परिवर्तनों को जरूर फेस किया होगा। ठीक है, तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। तो यहाँ पर जो कथन है आपका, ये क्या कह रहा है कि शत्रुतापूर्ण आक्रामकता शारीरिक हानि के लिए जो है सो कि उकसाती है। ठीक है जी, और यहाँ पर कारण क्या कह रहा है कि आक्रामकता मानसिक और या शारीरिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए एक आंतरिक है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए सच है लेकिन आर जो है बच्चों वो झूठ है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर को संक्रमण के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। तो बच्चों अगर बात करें पोषक तत्वों की, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है ना, वो हमारे शरीर को संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन के खिलाफ या किसी प्रकार के और जो संक्रमण वगैरह होता है उसके खिलाफ लड़ने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, जैसे कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस एक संक्रमित बीमारी है जो कि फैलता है कॉन्टैक्ट से। ठीक है, तो अगर किसी के शरीर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होगा तो वो उससे बच सकता है। ओके बच्चों, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच न्यूट्रिएंट हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो आपका प्रोटीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, देखता हूं सबसे पहले कौन सा बच्चा यहां पर आंसर जो है कमेंट करके बताता है कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को यानी कि एक एडल्ट पर्सन जो होता है उसको एक दिन में कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। 1000 कैलोरी की, 2000 कैलोरी की, 3000 या फिर 5000 कैलोरी की। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चा करेक्ट आंसर कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का निशान दे दूंगा और पिन भी कर दूंगा बच्चों। ठीक है, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो कमेंट करके बताइए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, अ नॉर्मल एडल्ट पर्सन रिक्वायर्स कैलोरीज अ डे। तो आपको यहां पर कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइट बढ़ाने में कौन सा आसन सहायक होता है।
तो जो ताड़ासन होता है बच्चों, ये हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर आसपास आपके कोई ऐसा बच्चा है जिसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि योगा का एक आसन है जिसे ताड़ासन कहते हैं। वो करते कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, एक बच्ची है जो कि ताड़ासन कर रही है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दोनों हाथ ऊपर की तरफ है बच्ची की, और पैर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पंजों पर ये खड़ी है बच्ची, ठीक है। इस तरह की अवस्था से अगर आप करते हैं तो ये ताड़ासन होता है बच्चों। और जिसका भी हाइट अगर रुका हुआ है या हाइट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, अमूमन माना जाता है कि 21 साल तक आपका हाइट बढ़ता है, ठीक है। तो इस एज ग्रुप के जो भी नीचे है उसको आप बोल सकते हैं कि ये वाला योगा का आसन कीजिए। अगर ये वाला योगा का आसन आप करते हैं तो डेफिनेटली इस योगा के आसन से करने से आपका हाइट इंक्रीज हो सकता है बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच पोस्चर इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हाइट, तो आपका ताड़ासन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबरा पोज को संस्कृत में कहा जाता है। तो जो कोबरा पोज होता है बच्चों, उसे संस्कृत में भुजंग आसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? भुजंग आसन, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि कोबरा पोज इज कॉल्ड इन संस्कृत, तो भुजंग आसना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया है, न्यूटन का कौन सा नियम यह कहता है? तो वो भैया आपका जो कहता है वो तीसरा नियम जो है न्यूटन का, ये कहता है कि हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, और आपका थर्ड लॉ या थर्ड रूल कह लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट में हृदय द्वारा संकुचन की संख्या को डैश कहते हैं, द नंबर ऑफ कंट्रैक्शन बाय द हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड, तो इसको हृदय दर कहते हैं, यानी कि हार्ट रेट कहते हैं। हमारा जो दिल होता है बच्चों, एक मिनट में यहाँ पर अराउंड 72 बार धड़कता है, ठीक है। तो ये जो एक मिनट में हृदय का संकुचन हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? हृदय दर, यानी कि हार्ट रेट। ऐसे होता है ना, धक 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 होता रहता है। अपने दिल पर हाथ रखिए अभी ये वीडियो देखते हुए, आपको महसूस हो जाएगा कि आपका दिल जो है कंटिन्यू धड़क रहा है। इस दुनिया में जब आप जन्म लिए हैं और जब तक आप मतलब रहेंगे इस धरती पर, तब तक आपका ये जो दिल है वो धक 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 करता रहता है, ठीक है। जिस दिन ये दिल रुक जाता है उस दिन आदमी, बस समझ जाइए, समझ रहे हैं ना आप? तो हमेशा अपने दिल को, वो 3 इडियट में नहीं बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ परफेक्ट है। तो जब भी आपके जीवन में बुरा समय आए, अपने दिल को जरूर ये बोलिएगा, झूठ ही बोलिएगा अपने दिल को, लेकिन बोलिएगा जरूर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। क्योंकि एक बारी दिल ने धोखा दे दिया तो बस भैया ठीक है, चलिए। और वो निब्बा निब्बी वाला यहाँ दिल उल की बात नहीं कर रहा हूँ। कई बारी होता है ना कि मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, ठीक है, नहीं खाया, मेरा दिल बहुत जोरों से रो रहा है, ठीक है। अरे कद्दू रो रहा है तुम्हारा दिल यहाँ बहुत जोरों से, अगर तुम्हारा दिल रोने लग गया तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा मजाक कर रहा हूँ। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आपका हार्ट रेट करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं भैया। यहाँ पर पहला है आपका लोहा, ठीक है। तो लोहा की बात करें तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन की बात करें तो आपका शक्ति की घटती, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये रोग के बारे में बता रखा है और ये पुष्टिकरण के बारे में बता रखा है, ठीक है, दोनों को देख लीजिए यहाँ पर। तीसरा है आपका कैल्शियम, कैल्शियम से रिलेटेड अगर रोग की बात करें तो ये हो सकता है आपका ये ऑस्टोपोरोसिस करके होता है ना, ऑस्टियोपोरोसिस करके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सोडियम, तो सोडियम की बात करें तो ये हो जाएगा मांसपेशियों में दर्द, ठीक है। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं 17वें क्वेश्चन के अंदर, जहां पर आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। पहला है आपका गोल कंधे, तो गोल कंधे हो जाएगा आपका मुद्रा विकृतियां करके, ठीक है। दूसरा है आपका प्रथम रजोधर्म, तो ये हो जाएगा पहला मासिक स्राव। तीसरा है आपका अस्थि सुश्रिता करके, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर अस्थि घनत्व में कमी होना। और लास्ट का है आपका सुधा अभाव करके, तो ये हो जाएगा भोजन संबंधित विकार है। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो ए वाला जो ऑप्शन है बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 18वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि चपलता मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो चपलता को मापने के लिए शटल दौड़, ये वाला जो टेस्ट होता है बच्चों, ये किया जाता है, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और शटल रेस आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि बीएमआई से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स करके। तो इसके बारे में देखिए बता रखा है कि बीएमआई एक सांख्यिकीय मापन है जिसकी गणना के द्वारा हमें व्यक्ति के अल्प भार, सामान्य भार तथा अति भार मोटापे के बारे में जानकारी मिलती है। बीएमआई के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि व्यक्ति का वजन कम है, ज़्यादा है या फिर नॉर्मल है। क्योंकि देखिए इंसान का यहाँ पर जो हाइट है और वेट है वो सारा चीज़ एक तरह से फिक्स कर दिया गया है कि इसका अगर इतना हाइट होगा तो इतना वेट होना चाहिए। जैसे मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मेरा जो हाइट है अराउंड 5'4" या 5'8" के आसपास है, ऐसा ही कुछ हाइट है। एग्जैक्टली 5'8" के आसपास आप मान सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जहाँ तक मेरा वेट है वो आपका 54-55 किलो से लेकर के आपका लास्ट 65 किलो तक जाना चाहिए, मेरा नॉर्मल वेट रहेगा और अराउंड इतना ही मेरा वेट है, ठीक है बच्चों। तो इसी हिसाब से पूरी दुनिया में जितने भी व्यक्ति है सभी का हाइट के हिसाब से उनका वेट वगैरह तय कर दिया गया है कि इतना वेट उनका होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर वेट है तो ये दिक्कत वाली बात है, इससे कम वेट है तो भी दिक्कत वाली बात है कि नहीं। और एज भी मैटर करता है, एज जो है वो भी मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो बीएमआई हमारी इसी चीज़ में मदद करता है कि किसी व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए। अगर कम है तो वो भी बता देगा, ज़्यादा है तो वो भी बता देगा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोल नहीं देते कि अरे तुम्हारा वजन कम है, तो हमें कैसे बता पा रहे हैं, बीएमआई के अकॉर्डिंग ही बता पाते हैं वो, ठीक है बच्चों। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक फॉर्मूला भी है बीएमआई का। जैसे यहाँ पर पहले आ जाएगा आपका बीएमआई इज इक्वल टू जो वजन है, टोटल वेट है वो, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर ऊंचाई जो कि मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप बीएमआई निकाल सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। इसका फुल फॉर्म भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में पूछा था जो कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया था, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर शाबाशी देता हूँ, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आ गए हैं 20वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि अस्थि भंग के प्रकार लिखे तथा किन्हीं 3 प्रकार के बारे में संक्षेप में वर्णन करें। अगर अस्थि भंग के प्रकारों की बात करूं बच्चों तो यहाँ पर देखिए बहुत तरह के अस्थि भंग होते हैं। मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्चा अस्थि भंग, जिसके अंदर हल्का हल्का सा क्रैक आपको देखने को मिलेगा हड्डी के अंदर। अगला होता है बहुखंड अस्थि भंग, जिसके अंदर ना एकदम भुजरी भुजरी टूट जाता है हमारा हड्डी, मतलब कि एकदम चकनाचूर हो जाता है, ठीक है। ये बहुखंड अस्थि भंग होता है जिसके अंदर हमारा हड्डी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। अगला है अनुप्रस्थ अस्थि भंग, इसके अंदर एक क्रैक आपको देखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं ये वाला। फिर आता है तिरछा अस्थि भंग, इसमें क्या होता है हड्डी तिरछे रूप में टूट जाता है, तिरछा फ्रैक्चर होता है। फिर होता है आपका पचंडी अस्थि भंग, जिसके अंदर वो जो शैतान का जो मुंह होता है ना जैसा, वैसे टाइप का टूटा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं एकदम इस तरह से दरार पड़ रखा है हड्डियों के अंदर। तो ये अस्थि भंग के प्रकार है, बोले तो फ्रैक्चर्स के टाइप है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। इसी को आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देना है, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 21वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने के लिए रणनीतियों की व्याख्या करें। जो विशेष जरूरत वाले बच्चे होते हैं यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जब हम फिजिकल एक्टिविटी रेडी कर रहे होते हैं कि हाँ इस बच्चे को ये काम दिया जाएगा, इस बच्चे को ये काम दिया जाएगा, तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें डॉक्टर की जाँच करवानी चाहिए। शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से पूर्व दिव्यांगों की सारी जांच करवा लेनी चाहिए। उसकी शरीर की अक्षमता के स्तर की जांच कर लेनी चाहिए ताकि उनके स्तर के अनुसार ही उनको सारी क्रियाएं दी जा सके, करवाई जा सके। उनका हमें अगर कैपेसिटी पता चल जाएगा कि क्या ये कर सकते हैं, तो डॉक्टर वगैरह बता देंगे कि हाँ भैया हमने जांच कर लिया, ये इसका कैपेसिटी है, तो हम क्या कर सकते हैं उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उनको काम दे सकते हैं। अगला है उनका पूर्व अनुभव। अगर वो कोई चीज़ पहले कर रखे हैं जिसके अंदर उनका एक्सपीरियंस है तो हमको वही क्रियाएं उनको देनी चाहिए। उनका रुचि भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है वही काम उनको देना चाहिए, वही खेल उनसे खिलवाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 22वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक है, समझाइए। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके लिए प्रोटीन कितना ज़्यादा जरूरी है उसके बारे में आपको बताना है। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए बता रखा है कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है।
सबसे पहले निर्माण की बात कर लेते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कभी कभार सल्फर नामक तत्वों से बनी हुई होती है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन शरीर में रक्त, मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण में यहाँ पर मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो बाल बनता है, नाखून बनता है और अलग अलग तरह के जो अंग होते हैं उनका निर्माण में, रख रखाव में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्रोटीन। ठीक है, हमारी बॉडी को। नेक्स्ट, नए ऊतकों को बनाती है और टूटे फूटे ऊतक जो होते हैं उनकी मरम्मत करती है। जो नए सेल्स होते हैं बच्चों, उनको बनाने में प्रोटीन का एक बहुत मेजर रोल हमें देखने को मिलता है। और जो टूटे फूटे सेल्स होते हैं उनकी मरम्मत करने में, उनका एक तरह से रखरखाव करने में जो प्रोटीन है उसका भी बहुत योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, जल और अम्लों के बीच में संतुलन को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। तो देखा जाए तो हमारे बॉडी में पानी भी है और एसिड भी है, तो दोनों का बैलेंस बनाने में ये प्रोटीन ही है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाती है तथा एंटीबॉडीज बनाती है। देखिए, एंटीबॉडीज बनाने का काम भी प्रोटीन करती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, एंटीबॉडीज, जिससे कि हमारा शरीर रोगों से लड़ पाता है कि नहीं बच्चों। तो इस तरह से आप प्रोटीन के बारे में लिख सकते हैं, हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा ये जरूरी है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए, परफेक्ट। 23वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि घुटनों के आपस में टकराने, जिसे इंग्लिश में नॉक नी भी बोलते हैं, इसके लक्षण बताइए, इसके कारण बताइए और सुधारात्मक उपाय लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा देता हूं कि घुटने आपस में टकराते कैसे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा। ये नॉर्मल आदमी का चित्र है, नॉर्मल आदमी के पैरों का चित्र, और एक ऐसे व्यक्ति का पैरों का चित्र है जिसके घुटने जो है आपस में टकरा रहे हैं यहाँ पर बच्चों। ठीक है, इसे ही घुटनों का टकराना या इंग्लिश में नॉक नी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप समझिए थोड़ा सा। बता रखा है कि घुटनों के आपस में टकराने के लक्षण, खड़े रहने की स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जब बोल ही रहा है कि घुटने आपस में टकराएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें टकराते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे, है कि नहीं। चलते समय घुटने का आपस में स्पर्श होना, जिस भी व्यक्ति को यह समस्या होता है, प्रॉब्लम होता है, वो जब चलता है तो उनके जो घुटने होते हैं ना, आपस में स्पर्श करते हैं, छूते हैं। दौड़ते समय घुटने आपस में स्पर्श करते हैं, जब हम दौड़ रहे होते हैं तो भी घुटने आपस में स्पर्श करते हैं, यानी कि टच करते हैं। किस कारण से नॉक नी की समस्या आ सकती है? तो भैया, मोटापा अगर है, कुपोषण का समस्या है, विटामिन डी की कमी है, रिकेटस नामक रोग है, लंबे समय तक भारी बोझा अगर आपने ढोया है, समय से पहले बच्चे को चलाया है, घुटनों के मिडिल लिगामेंट का लैटरल लिगामेंट की अपेक्षा से ज़्यादा विकसित होना, ये सारे कारण अगर है तो भैया आपको ये समस्या आ सकती है। अच्छा, इसको सुधारा कैसे जा सकता है? तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पद्मासन करना, घुड़सवारी करना, जिसके अंदर हमारे पैर जो है, हमारे घुटने फैले थोड़ा सा, है कि नहीं। फुटबॉल खेलने में साइड किक करना, दोनों घुटनों के बीच तकिया लगाकर खड़े होना, पैर को सीधा रखकर उसे उठाना और घुटनों के नीचे तौलिया रखकर पैर सीधा रखकर तकिए को घुटने से नीचे की ओर दबाना। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिससे कि आप इसको सुधार सकते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है और स्थिति भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं 24वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि लौह तत्व, यानी जिसको इंग्लिश में आप आयरन बोलते हैं, और कैल्शियम, इसकी हमारे शरीर में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये जो दो तत्व है, इसका हमारे बॉडी में क्या योगदान, क्या रोल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम से ही हमारी हड्डियां बनी हुई होती है बच्चों, हमारी जो दांत है वो भी कैल्शियम से बने हुए रहते हैं। तो ये हमारे इन दोनों चीज़ों के स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होगा, जो कि दूध वगैरह से या फिर साग सब्जी से मिल जाता है, तो हमारे बॉडी की जो हड्डियां हैं, दांतें हैं, वो परफेक्टली ग्रो करेंगी। और अगर हम इस स्टेज में आ गए हैं कि आगे ग्रो नहीं कर सकता, तो कंटिन्यू मेंटेन रहेगा बच्चों। ठीक है, और बात करें आपका लौह तत्व यानी आयरन की, तो इससे हृदय और मांसपेशियों की कार्य कुशलता को बढ़ाता है। ये खून के थक्के को जमने की यहाँ पर सहायता करता है, यानी कि खून का थक्का जो जमता है ना, उसमें भी सहायता ये करता है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयरन एंड कैल्शियम इन आवर बॉडी। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, सेक्शन सी से हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो लघु उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे और इसका आंसर हमें
देना है। तो देखिए सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 25वां क्वेश्चन क्या है कि अंतर्मुखी व बहिर्मुखी के बीच उनकी विशेषताओं के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं बच्चों, एक होते हैं अंतर्मुखी प्रकार के लोग, दूसरे होते हैं बहिर्मुखी प्रकार के लोग। ठीक है, ये दो ही लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ये दो तरह के लोग बेसिकली। तो अब ये किस किस तरह के होते हैं, इनके बीच में क्या क्या अंतर होता है वो समझिए। जो लोग अंतर्मुखी होते हैं यानी कि इंट्रोवर्ट कह लीजिए, वो लोग कमजोर आत्मविश्वास के होते हैं, उदासीन व्यक्ति होते हैं, शांत होते हैं, बहुत ज़्यादा निराशावादी होते हैं, कम सामाजिक होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपके आसपास कोई ना कोई क्लास में ऐसा होगा या आपके आसपास ऐसा व्यक्ति होगा जो हमेशा कॉन्फिडेंस उसका लो ही रहता होगा। कोई भी काम वो करने जाता होगा ना, तो ये बोलता होगा यार ये काम मेरे से हो पाएगा, ये हो पाएगा, हमेशा उदास रहता होगा, शांत रहता होगा और एकदम निराशावादी, उसके अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं होगी, हमेशा वो नेगेटिव चीज़ ही सोचेगा कि यार ये करूँगा तो ये मेरे लिए बुरा ही होगा, है कि नहीं? ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही बच्चे होते हैं जो यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं कि दूसरों को अपनी बातों के वश में कैसे करे, है कि नहीं? गर्लफ्रेंड कैसे पटाए 2 मिनट के अंदर, ये नुस्खा आजमाइए, वो नुस्खा आजमाइए। ठीक है, और दूसरे तरह के लोग होते हैं बहिर्मुखी यानी कि बिंदास लोग होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास हर कोई व्यक्ति जाना चाहता है क्योंकि ये खुले मन के होते हैं। ठीक है, आत्मविश्वास इनका अंदर कूट कूट कर भरा होता है। अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए हिचक हिचक रहे ना और इनके पास जाएँगे, बोलेंगे भाई यार ये काम कर लूँ क्या? तो बोलेंगे अरे भाई कर ले यार, क्या दिक्कत है, एक ही ज़िंदगी है यार, अभी नहीं करेगा तो क्या अगले जन्म में थोड़ी ना करेगा, कर ले यार। आत्मविश्वास इनके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और दूसरों को भी ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं बच्चों। हमेशा ये ऊर्जावान बने रहते हैं, एक्टिव रहते हैं ये, ठीक है? इसके विपरीत जो इंट्रोवर्ट होते हैं यानी कि अंतर्मुखी लोग होते हैं, ये उदास रहते हैं हमेशा, ठीक है? और ये ज़िंदा-दिली होते हैं, आशावादी लोग होते हैं, हमेशा एक होप रखते हैं अपने दिमाग में, दिल में कि भैया ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। सामाजिक होते हैं, लोगों से मिलना इनको अच्छा लगता है कि हाँ यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है कि नहीं? और इस ज़िंदगी में या कह लीजिए ज़्यादातर जो लोग सक्सेसफुल होते हैं इस प्लेनेट पे, वो भैया बहिर्मुखी होते हैं। चाहे आपके जेफ बेज़ोस हो गए या फिर एलोन मस्क हो गए, हमारे मोदी जी हो गए, है कि नहीं? भैया बहिर्मुखी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आप उदास रहते हैं, शांत रहते हैं, निराशावादी है, कम सामाजिक है, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते बच्चों। आपको यहाँ पर समाजवादी समाजवादी कह रहा हूँ, मतलब कि सामाजिक बनना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों की बातों को समझना पड़ेगा, अपनी बात रखने का तरीका आना चाहिए आपके पास कि कैसे आप अपनी बात रख सकते हैं। आपने क्लास में ये देखा ही होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिनसे हर कोई बात करना चाहता है। मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ, 2019 में मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, तो जब 2019 में मैं पढ़ता था, 18-19 की बात कर रहा हूँ, क्लास 12th में, तो उस टाइम पे एक मेरा दोस्त था मोहम्मद आज़ाद करके, ठीक है? वो बहुत अच्छा भाई, मतलब बहिर्मुखी बंदा था वो एकदम, क्या ही बोलूँ, मैं जब भी उसके पास जाता था ना, उसकी बातों से बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित होता था क्योंकि वो ना बहुत ज़िंदा दिल टाइप का इंसान था और किसी से भी घुलने-मिलने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, ठीक है? और वहीं मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि एकदम उदास रहते थे, है कि नहीं? तो ये एक नेचर है कि भैया अगर आप उदास रहते हैं, तो आप ऐसे इंसान के पास जाएँगे जो आपसे ज़्यादा बेटर हो, है कि नहीं? तो इसीलिए हर कोई बहिर्मुखी प्रकार के लोगों को ही पसंद करता है क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास, ऊर्जावान, जिंदा-दिली, आशावादी, सामाजिकपन ये सब कूट-कूट के भरा हुआ होता है बच्चों, ठीक है? तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स डू, यानी कि आपको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं इनके बारे में बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट्रोवर्ट जो होते हैं उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो वीक होता है, मूडी होते हैं वो, और काम होते हैं, बहुत ज़्यादा शांत होते हैं ये, ठीक है? और लेस सोशल होते हैं। और जो आउट गोइंग यानी कि कह लीजिए दूसरे तरह के लोग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा लिवली होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और सोशल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि बीएमआर शब्द से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको बीएमआई बताया था, बॉडी मास इंडेक्स बताया था। अब यहाँ पर आ गया आपका बीएमआर। ये क्या होता है इसके बारे में समझिए। बीएमआर बुनियादी जीवन कार्यों को करने के लिए शरीर द्वारा जलाई गई कैलोरी की संख्या है। आराम करने वाले व्यक्ति को अभी भी जो है सो कि सभी आंतरिक अंगों के कामकाज के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को बेसल चयापचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है, ठीक है? तो इस तरह से बीएमआर के बारे में आपको बता रखा है कि बीएमआर जो है बुनियादी जीवन कार्यों को करने के लिए
शरीर द्वारा जलाई गई कैलोरी की संख्या होती है। देखिए हम लोग जो डेली लाइफ में काम करते हैं ना, चाहे उठ करके एक गिलास पानी पीना ही क्यों ना हुआ, ये भी हमारा दैनिक जीवन का एक कार्य ही है। तो दैनिक जीवन में जो भी काम हम करते हैं, उन सभी कामों को करने के लिए हमें यहाँ पर कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों? और ये कैलोरीज़ की जो संख्या होती है, वही आपका बीएमआर होता है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बीएमआर? तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि बीएमआर कैलोरीज़ आर द नंबर ऑफ कैलोरीज़ बर्न बाय द बॉडी टू परफॉर्म बेसिक लाइफ फंक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए, कपालभाति की क्रिया विधि एवं लाभों के बारे में व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन अबाउट द एक्शंस मेथड एंड बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति। तो कपालभाति के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दीदी जी हैं जो कि कपालभाति कर रही हैं। ठीक है, और एकदम ऐसे कर रही हैं जैसे हम लोग या हमारे बाबा उबा सब नहीं बैठे रहते हैं इस तरह से ओम ओम करके, इस तरह से जो बैठे रहते हैं हम लोग, तो वैसे ही कपालभाति होता है बच्चों, एकदम योगा वाला पोजीशन में यहाँ पर। और ये योगा है भी, जाहिर सी बात है। तो देखिए कपालभाति एक ऐसा आसन है जो शरीर की अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती है उसको खत्म करता है। यह एक बहुत ही आसान प्राणायाम है जिसे कोई भी स्वस्थ व्यक्ति आसानी से कर सकता है। कपाल का संबंध हमारे मस्तक से होता है और भाति का संबंध यहाँ पर कांति से होता है। यदि इस योग को नियमित किया जाए तो इससे मस्तिष्क पर या मस्तक पर आभा आती है। ठीक है, एक तरह से अच्छा चीज़ हमें देखने को मिलता है। इसकी करने की क्या प्रक्रिया होती है? तो देखिए ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। आसन में बैठना या ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, और आसन की मुद्रा में बैठना, इस तरह से बैठना ज़्यादा लाभकारी होता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। जो हमारा रीढ़ का हड्डी होता है ना बच्चों, पीछे से हमारा रीढ़ का हड्डी होता है, उसको सीधा रखना है और अपने हाथों को घुटने पर रखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैडम जी अपने हाथों को अपने घुटने पर, अपने नीज के ऊपर रख रखी है। ठीक है, आगे देखिए, अपनी जो आँख है, ठीक है, उसको बंद करें, पूरे शरीर को एकदम हल्का छोड़ दें। कोई भी योगा का आसन होता है ज़्यादातर जिसके अंदर ध्यान लगाना होता है, उसमें क्या करना होता है बच्चों, अपने शरीर को, अपने दिमाग को बिल्कुल हल्का छोड़ना होता है। तो जो कपालभाति होता है बच्चों, इसके अंदर भी यही बता रखा है कि जो आपका दिमाग है, शरीर है, उसको पूरा हल्का छोड़ दीजिए। गहरी सांस ले। इस समय आपका पेट बाहर होना चाहिए। गहरी सांस लीजिए और इस टाइम पे जो आपका पेट होना चाहिए वो बाहर की तरफ होना चाहिए बच्चों। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़े। सांस बाहर छोड़ने के साथ ही पेट अंदर की तरफ खींचे। ठीक है, एकदम जैसे हम सांस नहीं लेते ऐसे ऐसे सांस ले और छोड़े, सांस ले और छोड़े धीरे धीरे। ठीक है, इसके एक क्रम में सांस को 20 बार ले और बाहर छोड़े। ठीक है, इसका जो एक क्रम चलेगा, आपका सीरियल चलेगा, इसके अंदर 20 बार सांस ले और इस तरह से छोड़े। कपालभाति जो है पूरा होने के बाद 1 मिनट तक शांति की अवस्था में बैठे रहे। जब आपका ये योगा पूरा हो जाए तो 1 मिनट तक आपको क्या करना है, शांति की अवस्था में बैठे रहना है बच्चों। ओके, चलिए अब देखिए इसका लाभ क्या होता है। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ लाभ तो हमें देखने को मिलता है। तो देखिए कपालभाति योग के द्वारा वजन कम करने में मदद मिलती है। यह आपके पेट की चर्बी को कम करता है। कपालभाति अगर आप करेंगे तो आपका वजन कम हो सकता है बच्चों, और आपकी जो पेट की चर्बी है उसको कम करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। अगर किसी को पेट से संबंधित दिक्कत रहता है ना कि भैया मेरा तो डाइजेशन से सही से वर्क ही नहीं कर रहा है कि नहीं, तो उसको यहाँ पर ये वाला योगा करना चाहिए। मुझे भी लगता है करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी कुर्सी पर बैठा रहता हूँ बच्चों, आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो थोड़ा बहुत डाइजेशन कभी-कभी बिगड़ जाता है। तो लगता है अब कपालभाति करना पड़ेगा। चलो तैयार होते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एक्सप्लेन अबाउट द एक्शंस मेथड एंड बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, परफेक्ट। ये प्रोसेसिस यहाँ पर बता रखा है कि किस तरह से आपको कपालभाति करना होता है। सेम वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताया, बस वही चीज़ आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, और बेनिफिट क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, इसी तरह के और सैम्पल पेपर वाले वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए 28वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि घर्षण के लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए। जो घर्षण होता है बच्चों, जिसको इंग्लिश में आप फ्रिक्शन बोलते हैं, उसका क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है उसके बारे में आपको बताना है।
एक बहुत ही छोटा और सिंपल एग्जाम्पल दे करके आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ अपनी BMW गाड़ी, जो मेरी BMW गाड़ी है और ये मेरे खुद के दिमाग की उपज है। मैं हर बारी ऐसा ही गाड़ी बना देता हूँ, ठीक है। और बच्चे लोग बोलते हैं सर जी आपको पेंटिंग कॉम्पिटिशन में बहुत आगे जाना चाहिए। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, जज मत करना। देखिए ये एक कार है बच्चों, ठीक है। अब इस कार ये जो कार ये रोड पे चलेगी तो आपका घर्षण कहाँ हुआ? इसके टायर के बीच में, ये जो 2 टायर होता है और उस रोड के बीच में जिस पर ये चलेगी। अब देखिए घर्षण जब हो रहा है तो इसका लाभ क्या हो रहा है? इसका लाभ ये हो रहा है कि जो यहाँ पर ये गाड़ी का टायर है और रोड है, इसके बीच में ग्रिप अच्छा बन रहा है और ये गाड़ी आगे की ओर जा पा रही है। अगर ये घर्षण नहीं होता, ये फ्रिक्शन नहीं होता, तो ना तो ग्रिप बन पाता और ना ही ये गाड़ी आगे जा पाती। ये गाड़ी क्या होती? वहीं पर घूमती रहती। जैसे आप देखते होंगे कि कोई-कोई गाड़ी वगैरह या साइकिल या बाइक आप देखते होंगे जिसका टायर घिसा हुआ रहता है। जब टायर घिसा हुआ रहता है तो चक्का स्लिप ज़्यादा करता है, ठीक है? एक ही स्थान पर वो चक्का घूमता रहेगा, आगे जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि घर्षण हो ही नहीं पा रहा है कि नहीं? तो घर्षण अगर होगा तो ये गाड़ी आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है। ये इसका फायदा है, ये लाभ मैं बता रहा था बच्चों, फायदा। अब देखिए नुकसान क्या होगा? जब ये घर्षण होगा तो टायर घिसता है बच्चों और धीरे धीरे घर्षण के कारण ही एक टाइम पे ऐसा आता है जब टायर पूरी तरह से घिस जाता है, फिर नया टायर लगाना पड़ता है। अगर ये घर्षण ना होता तो ये टायर नहीं घिसता, तो हमें नया टायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों यहाँ पर। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर जो आंसर बता रखा है, ठीक है। घर्षण के लाभ निम्नलिखित है। लाभ के बारे में समझे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि वस्तु के स्थिति को बनाए रखना। घर्षण किसी भी वस्तु की स्थिति तथा उसका आकार को स्थिर रखती है, ठीक है। अगर घर्षण होगा तो कोई भी वस्तु यहाँ पर बनी रहेगी, टिकी हुई रहेगी और उसका जो आकार होगा वो स्थिर होगा बच्चों। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छी पकड़ को मजबूत बनाना। घर्षण के कारण खिलाड़ी अपने हाथों से वस्तुओं को बहुत तरह से पकड़ लेते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी रॉकेट जो होता है उसमें पकड़ को मजबूत करने के लिए घर्षण को बढ़ाते हैं। जैसे आप देखते होंगे धोनी जी हो गए, हमारे विराट कोहली जी हो गए, ये सब क्या करते हैं? जब मैदान में जा रहे होते हैं तो मैदान में जाने से पहले ये लोग करते हैं कि अपना हाथ में ग्लव्स वगैरह पहनते हैं और जो बल्ला होता है यानी जो बैट होता है उस पर भी आप देखते होंगे उसका जो हत्था होता है, देसी भाषा में हम लोग हत्था बोलते हैं, यानी उसका जो लकड़ी होता है जिसको पकड़ते हैं उस पर भी ना रबड़ की एक ग्रिप चढ़ी हुई होती है, ठीक है। इस तरह से रबड़ का ये ग्रिप चढ़ा देते हैं ताकि उसको पकड़ने में आसानी हो, मतलब उसका ग्रिप अच्छा हो जाए, है ना। रबड़ का एक कवर टाइप का आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर बैट के इस लकड़ी पर चढ़ा होता है जिसको हाथ से पकड़ा जाता है, जिससे हमारा जो बैट को पकड़ने का वो है वो सही हो और बैट स्लिप ना हो हमारे से, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बता रखा है कि अगर घर्षण होगा कोई चीज में तो वहां पर पकड़ अच्छी बनेगी। ताप को बढ़ाना। घर्षण के कारण तापमान में वृद्धि होती है, ये चीज यहाँ पर बता रखा है बच्चों। ओके, चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। घर्षण की हानि के बारे में देख लीजिए। वस्तु में टूट फूट होना। घर्षण के कारण वस्तु में हमेशा टूट फूट होती रहती है। इससे बचाने के लिए हमें वस्तु पर तेल या चिकनाई आदि का प्रयोग करना चाहिए। आप देखते होंगे कि जो ट्रक वगैरह होते हैं, ट्रक के जो टायर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर टायर के रिम के अंदर ना ग्रीस वगैरह डाला जाता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे मोटर वगैरह हो गया या और अन्य चीज़ें जो कंटिन्यू चलती रहती हैं, घर्षण करती रहती हैं, उसके अंदर ग्रीस वगैरह तेल वगैरह डाला जाता है ताकि ना उसका एक तरह से मान लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी या इस तरह से बना रहे। जब घर्षण के कारण क्या होगा कि वो चीज़ चलेगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वो चीज़ यहाँ पर टूट भी सकता है, खराब भी हो सकता है, इसीलिए उसके अंदर ग्रीस वगैरह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बता रखा है यहाँ पर कि ऊर्जा का नुकसान होता है। घर्षण ऊर्जा को खत्म कर देता है। जाहिर सी बात है जब घर्षण होगा तो ज़्यादा बल की हमें ज़रूरत होगी, इसलिए ऊर्जा का वहाँ हमें नुकसान देखने को मिलता है। गति को कम करता है। देखिए घर्षण से एक फायदा होता है कि हमारा ग्रिप अच्छा बनता है, लेकिन अगर कोई दौड़ रहा है या कोई चीज़ चल रही है तो उससे क्या होगा कि आपका यहाँ पर गति जो है, स्पीड जो है वो कम होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर बता भी रखा है रोलर स्केटिंग जैसे खेल में घर्षण क्रिया की गति को कम कर देता है। इसके लिए सतह को चिकना बनाया जाता है। रोलर स्केटिंग आप देखते होंगे, आइस स्केटिंग देखते होंगे जिसके ऊपर बर्फ वगैरह होता है ना, उसके ऊपर जब स्केटिंग किया जाता है तो वहां पर अगर घर्षण ज्यादा होगा तो वो अच्छे से फिसल नहीं पाएंगे, फिसलेंगे नहीं तो सही से नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए वहां पर और चीजों को चिकना बनाया जाता है ताकि वो आसानी से वहां पर फिसल सके और मस्त वो गेम चल सके, ठीक है बच्चों। जिया झा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो,
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पेपर है सर 12 मार्च को, हाँ बिल्कुल 12 मार्च को पेपर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो आंसर आपको इस तरह से लिखना है, पहले इसके एडवांटेजेस लिख दीजिएगा यानी फायदे लिख दीजिएगा कि भैया ये मेंटेन करता है पोजीशन को बनाए रखने के लिए ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपका दे रखा है, वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। अब हम लोग आ गए हैं 29वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि जोड़ों के विस्थापन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रकार के विस्थापनों को समझाइए। जोड़ों का विस्थापन क्या होता है, इंग्लिश मीडियम में मैं अगर दिखाऊं आपको तो इस तरह से रहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट्स, एक्सप्लेन एनी टू टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स करके, ठीक है। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है कि जोड़ों का विस्थापन या फिर डिसलोकेशन जो है एक मुख्य चोट है जो वास्तव में यह जुड़ी हुई हड्डियों से होती है, हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, और जब ये डिसलोकेट हो जाता है यही आपका जोड़ों का डिसलोकेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपका यहाँ पर दिखा रखा है, ये देख रहे हैं, ये एक भैया जी है जिनका यहाँ पर दिखाया गया है कि इस तरह से इनका जो कंधा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंधा दिखा रखा है। एक कंधा तो परफेक्ट है इनका, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो कंधा है इनका ये तो परफेक्ट है, लेकिन ये जो कंधा है यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो ये डिसलोकेट हो चुका है, ठीक है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए इसके बारे में क्या बता रखा है कि विस्थापन निम्न प्रकार के होते हैं। जो विस्थापन होते हैं बच्चों वो निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका निचले जबड़े का विस्थापन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। सामान्यतः यह तब हो जाता है जब थोड़ी किसी वस्तु से टकरा जाए। अधिक मुंह खोलने से भी निचले जबड़े का विस्थापन हो सकता है। जो हमारा मुंह होता है ना बच्चों, मुंह, उसके अंदर जो नीचे वाला जॉ होता है जो खुलता है बच्चों, जैसे हम लोग बोलते हैं तो नीचे वाला जो हमारा जबड़ा होता है वो खुलता है, तभी तो हम बोल पाते हैं, खाना खा पाते हैं, पानी पी पाते हैं। तो कई लोगों का ये डिसलोकेट हो जाता है कि नहीं? जो ज्यादा मुंह खोल लेते हैं, आ ऐसे करके ज्यादा जो मुंह खोलने लग जाते हैं ना, उनका जो है ये डिसलोकेट हो सकता है जबड़ा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बता रखा है। कंधे के जोड़ों का विस्थापन, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर्स जॉइंट, इसमें क्या बता रखा है कि कंधे के जोड़ का विस्थापन अचानक झटके या कठोर सतह पर गिरने से भी हो सकता है। इस चोट में ह्यूमरस का सिरा जो है कि सॉकेट से बाहर आ जाता है। देखिए हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां होती हैं इसके अंदर कई जगह पे आपको जॉइंट्स देखने को मिलेगा। जैसे आप अपना हाथ यहाँ पर आगे कीजिए, ठीक है, एक हाथ से फोन पकड़िए, एक हाथ आगे कीजिए, दूसरे हाथ में जब आगे करेंगे आप देखेंगे कि कई सारी आपकी उंगलियां हैं। अब आप बोलेंगे सर आप क्या एक नई बात बता रहे हो, हमें पता नहीं है हमारे हाथ में उंगलियां भी है। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। हमारी जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी कई तरह से आपको जॉइंट देखने को मिलेगा। जैसे मेरी उंगली मैं एक आगे कर रखा हूँ, इसी उंगली में यहाँ पर मुझे बीच में एक जॉइंट मिल रहा है, ठीक है। आपके भी उंगली में बीच में जॉइंट होगा जिससे कि मैं इसको फ्लेक्सिबल बना सकता हूँ, यानी कि मोड़ सकता हूँ फिर ठीक कर सकता हूँ, फिर मोड़ सकता हूँ फिर ठीक कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो ये जॉइंट हमारे बॉडी में बहुत जगह होता है। जैसे हमारी गर्दन में बहुत सारी जॉइंट है कि नहीं? हमारे कंधे में जॉइंट है। तो यही चीज यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर बात करें कंधे के जो जोड़ होता है, हमारी जो कंधे होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो जॉइंट होता है ये कब डिसलोकेट हो जाता है? तो ये तब डिसलोकेट हो जाता है बच्चों जब हम किसी कठोर सतह पे एकदम से गिर जाए। जैसे खेलते खेलते हम कहीं गिर जाते हैं तो धबाक से हमें चोट लग जाता है। अब जब चोट लगता है तो हमारा जो कंधा होता है हमें लगता है मैया रे टूट गया, ठीक है, इस तरह से। तो वो हमारा हड्डी उड्डी नहीं टूटा होता है, हमारा कंधा जो है ना वो डिसलोकेट हो चुका होता है बच्चों, ठीक है। उसे डॉक्टर फिर धीरे धीरे ठीक कर देते हैं। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 30वें क्वेश्चन के अंदर। 30वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्राथमिक सहायता चिकित्सा का लाभ बताइए, ठीक है। फर्स्ट एड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं इस तरह से आपका कि टेल द गोल ऑफ फर्स्ट एड थेरेपी, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलने वाला था टेल मी तो टेल मी नहीं है बच्चों, टेल द गोल ऑफ फर्स्ट एड थेरेपी। फर्स्ट एड के बारे में पूछ रखा है। देखिए फर्स्ट एड तब दिया जाता है जब अचानक से जान बचानी हो। मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी है क्रिकेट के मैदान में, यहाँ पर क्रिकेट चल रहा है और वहां पर किसी खिलाड़ी को चोट लग गई, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा जाता है और उसको फर्स्ट एड देता है।
तो यहाँ पर फर्स्ट एड क्यों दिया जाता है, प्राथमिक चिकित्सा क्यों दिया जाता है, ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। हमारे घरों में भी फर्स्ट एड बॉक्स होता है, वो फर्स्ट एड बॉक्स इसीलिए होता है ताकि अचानक अगर कोई घटना घट जाती है तो स्टार्टिंग में कुछ छोटा मोटा पट्टी उट्टी लगा दे, है कि नहीं, छोटा मोटा दवाई उवाई दे दे, और अगर ज्यादा दिक्कत आने लगता है तब डॉक्टर के पास उसको लेकर के जाया जाता है। ये सभी घरों में होता है बच्चों, ठीक है। बीमारी और दर्द से आराम दिलवाने के लिए भी यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड दिया जाता है बच्चों। घायल और बीमार व्यक्ति को संभालने की कोशिश करना, इसलिए भी यहाँ पर फर्स्ट एड दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति घायल है, मान लीजिए कि रोड पर जा रहे हैं, वहां पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उनको फर्स्ट एड दिया जाएगा। फर्स्ट एड मतलब वही पट्टी उट्टी कर दिया नॉर्मल, कहीं से खून बह रहा है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, तो वो सब ठीक करने के लिए उसको दबा दिया, है कि नहीं। तो यहाँ पर घायल और बीमार व्यक्ति को संभालने की कोशिश करने के लिए भी फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक सहायता चिकित्सा दिया जाता है। साथ ही साथ बता रखे हैं पुनः शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए भी यहाँ पर ये दिया जाता है, रिकवरी करने के लिए, ठीक है। और तेजी से चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए भी आपका फर्स्ट एड दिया जाता है बच्चों। ओके, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे और उसका आंसर हमें देना है। तो 31वां क्वेश्चन देखिए, मैंने पहले भी आपको करवा रखा है, अभी दोबारा से रिवीजन करने के लिए करवा दे रहा हूं। यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से दे रखा है कि शिक्षक के साथ साथ प्रशिक्षक हमेशा विभिन्न प्रतिस्पर्धी खेलों में अपने छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। यदि उन्हें बायोमैकेनिक्स का पर्याप्त ज्ञान है तो वे छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जो शिक्षक होते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो प्रशिक्षक होते हैं वो भी हमेशा यहाँ पर प्रतिस्पर्धी खेलों में अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए बच्चों को वो खुद भी ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। और उन्हें बायोमैकेनिक्स का अच्छा ज्ञान हो तो वे छात्रों के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो चित्र आपको दे दिया है। यहाँ पर पहले वाले चित्र में आप देखेंगे तो इस तरह से एक बच्चा है जो कि एक फुटबॉल को लात मार रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले चित्र में देखेंगे तो एक खिलाड़ी है जो कि एक यहाँ पर बेसबॉल टाइप का ले रखा है बल्ला, और एक यहाँ पर बॉल आ रही है उसकी तरफ, यहाँ पर वो मार रहा है। इस तरह से करके यहाँ पर आपका दूसरा चित्र दिखाया गया है। अब देखिए इन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे की ओर उछाल पर जितना अधिक बल लगाया जाता है गेंद उतनी ही अधिक हवा में उछलती है। यह कथन किस कानून का हवाला दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नीचे की ओर उछाल पर जितना अधिक बल लगाया जाता है गेंद उतनी ही अधिक हवा में उछलती है। तो यह गति का तीसरा नियम जो है कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपर दिए गए चित्र में न्यूटन के तीसरे नियम को डैश में दर्शाया गया है। तो ऊपर दिए गए चित्र के अंदर न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे पहली चित्र के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहली तस्वीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में देखिए क्या है कि न्यूटन के दूसरे नियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो न्यूटन के दूसरे नियम को त्वरण का नियम भी कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर और उस पर कार्य करने वाली विभिन्न शक्तियों का अध्ययन डैश कहलाता है, ठीक है, मतलब डैश कहलाता है। तो आपका यहाँ पर किनियोशोलॉजी उसको हम लोग कहते हैं कि मानव शरीर और उस पर कार्य करने वाली अलग अलग शक्तियों का अध्ययन जो हम लोग करते हैं उसे किनियोशोलॉजी कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसी में आपको एक अथवा दे दिया है, चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा कि एक उच्च जंप पर एक ठोस सतह से ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि यह उसके शरीर का उतना ही बल के साथ विरोध करता है जितना वह उत्पन्न करने में सक्षम है। यह उदाहरण गति के किस नियम को दर्शाता है। तो यह जो उदाहरण है बच्चों ये गति का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उसे दर्शाता है बच्चों, ठीक है। यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, और आंसर भी यहाँ पर आप देखते हुए चल सकते हैं बच्चों। चलिए परफेक्ट। अगेन वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक के साथ शेयर भी करते रहिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं 32वें क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से इस चीज को देखिए, यहाँ पर क्या है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दे दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका दो पैर है, ठीक है, जिसमें से पहला वाला पैर इस तरह से मोड़ करके बता रखा है
और दूसरे वाले पैर के अंदर का हड्डी-उड्डी एकदम दिखा रखा है, जैसे भूत-ऊत का नहीं दिखाते, वैसा एकदम अंदर का हड्डी-उड्डी दिखा रखा है। बेसिकली ये मोच को लेकर के दिखा रखा है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन बन जाता है आपका कि मोच क्या है? जैसे मम्मी के पैर में कभी मोच आ गई या कभी आपके पैर में मोच आ गई, तो हम बोलते नहीं है, मम्मी मोच आ गया मेरे पैर में, है कि नहीं? तो एक क्वेश्चन बनता होगा दिमाग में कि मोच है क्या वास्तव में? तो आंसर इस तरह से देंगे आप कि मोच जो है वो स्नायु बंधन का खिंचाव या फिर फाड़ होता है, रेशेदार ऊतक जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है। मोच का सामान्य स्थान जो है आपके टखने में होता है बच्चों। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला, मोच आने का क्या कारण होता है? एक मोच तब होती है जब कोई एक जोड़ को गंभीर रूप से दबाते हुए लिगामेंट को ओवर जैसे कि एक्सटेंड करता है या फाड़ देता है, तब मोच आता है बच्चों। ठीक है, मोच से कैसे बचा जा सकता है? किसी भी तरह के खेल के लिए नियमित रूप से स्ट्रेचिंग और मजबूत बनाने वाले व्यायाम इस तरह के खेलों में चोटों के लिए निवारक उपाय हो सकते हैं। मोच आने से अगर आपको बचना है तो अच्छे खासा स्ट्रेचिंग कर लीजिए। इसीलिए आप देखते होंगे जो खिलाड़ी वगैरह जब मैदान पे जाते हैं तो अपना सर पैर हिलाते हैं, पूरा इधर उधर करते हैं, है कि नहीं? ताकि उनका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए थोड़ा सा, है कि नहीं, एक्टिव हो जाए। और इस तरह से एक्सरसाइज वगैरह आप करके जाते हैं खेलने के लिए, तो मोच से आप बच सकते हैं। अगला, मोच के इलाज का मुख्य बिंदु क्या है? तो चावल, आराम, बर्फ, संपीड़न और ऊंचाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर भी आप यहाँ पर देखते हुए चल सकते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर इस तरह से है कि चित्रों के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दो चित्र आपको दे दिया है बच्चों, इन दोनों चित्रों को देखना है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो पहला वाला चित्र अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको दे रखा है। इस चित्र को देख करके आपको ये याद आया होगा कि बचपन में हम लोग हाथ पकड़ के वो खेल नहीं खेलते थे कि चलो भैया पानी 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 पानी, उस वाला खेल खेलते थे। आपके वहां पर अलग अलग तरह का खेल होता होगा, हमारे वहां पे तो बचपन में ऐसे ही हम लोग हाथ पकड़ के और गोला गोला घूमते थे, पानी पानी, जैसे वो आदिवासी सब नहीं करते फिल्मों में, शायद आपने देखा होगा कि हु ला 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 ला, हु ला 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 ला, तो वैसे करके हाथ पकड़ पकड़ के हु ला 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 ला, हु ला 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 हम लोग तो ऐसे ही खेलते थे बचपन में, बहुत मजा आता था। ठीक है, और दूसरा वाला चित्र आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको घिरनी टाइप का दिखा रखा है। ठीक है, तो ये दो चित्र आपको यहाँ पर दिखा रखा है। आप देखिए इसके बेसिस पर क्वेश्चन क्या बन रहा है। पहला क्वेश्चन है कि पहले संगठन का मिशन क्या है? ये जो पहला संगठन है इस तरह से हुला लाला वाला ठीक है, माफी चाहूंगा, बस मैं आपको ऐसी मजाकिया अंदाज में थोड़ा सा बता रहा हूँ। बाकी मेरा इस संगठन से कोई ऐसा जाति दुश्मनी नहीं है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ करके नमन है बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहले संगठन का मिशन क्या है? तो यहाँ पर आंसर इस तरह से आपको लिखना है कि विशेष ओलंपिक का मिशन बौद्धिक विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए विभिन्न प्रकार के ओलंपिक प्रकार के खेलों में साल भर के खेल प्रशिक्षण और एथलेटिक प्रतियोगिता प्रदान करना है, जिससे उन्हें शारीरिक फिटनेस विकसित करने, साहस का प्रदर्शन करने, आनंद का अनुभव करने और घटनाओं में भाग लेने के लिए निरंतर अवसर मिलते रहे। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहले संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? ये जो पहला वाला संगठन है बच्चों, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो आंसर देखिए, पहले संगठन का आदर्श वाक्य क्या है कि मुझे जीतने दे, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुरी से काम लेने दो। कि भैया या तो मेरे को जीतने दे दे, अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे भैया बहादुरी से प्रयास तो करने दो यार, कम से कम ट्राई नहीं करने दोगे तो कैसे पता चलेगा कि हम कितने पानी में है कि नहीं? और आप भी आपका भी पेपर इसीलिए लिया जाता है कि यार एक बार प्रयास तो करो, जिससे कि आपका पता चले कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, चलिए सी में देखिए क्या क्वेश्चन है कि 1965 तक 1965 तक दूसरी तस्वीर के खेलों को डैश के रूप में जाना जाता था। तो आंसर आपको इस तरह से लिखना है, जो 1965 तक दूसरी तस्वीर के जो खेल है उनको बधिर अंतर्राष्ट्रीय मुख्य खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा पिक्चर गेम प्रत्येक डैश वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। तो जो दूसरा पिक्चर गेम है बच्चों, ये प्रत्येक आपका 4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है बच्चों, आज डेट है आपका 29 फरवरी, एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आज डेट है आपका 29 फरवरी 2024, जब हम ये लाइव स्ट्रीम ले रहे हैं 12 मार्च 2024 के लिए। ठीक है,
और ये जो आपका डेट है ये हर 4 साल में एक बार आता है कि नहीं? सोचिए आज जिनका बर्थडे रहा होगा वो 4 साल में एक बार बर्थडे मनाते होंगे। मैंने यूट्यूब पे देखा 1-2 यूट्यूबरों को मैं फॉलो करता हूँ, उनका बर्थडे आज आ रखा है। तो वो बोल रहे हैं कि आज 4 साल बाद मैं अपना बर्थडे मना रहा हूँ। इससे पहले उन्होंने बर्थडे मनाया होगा 2020 के आसपास, 20 और 4 24, देखिए 24 में उनका बर्थडे आया। अब बर्थडे वो मनाएंगे 28 में, ठीक है, फिर 32 में मनाएंगे। ऐसे ये चलता रहेगा। कितना कोइंसिडेंट है आज का। बहुत रेयरेस्ट डेट है ये कि 29 फरवरी, ये तो 28 का ही महीना होता है। यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग पिक्चर। तो इस तरह से ये पिक्चर आपको देखना है और इसके बेसिस पर आपको आंसर देने हैं। जो मैंने हिंदी में डिस्कस किए वही इंग्लिश मीडियम में भी आपका रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए परफेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ई भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो दीर्घ उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे और उसका आंसर हमें देना है। यहाँ पर देखिए 34वां क्वेश्चन क्या है, 24वां बोल रहा था मैं। 34वां क्वेश्चन है कि अर्ध मतेंद्रासन क्या है एवं इसके लाभों का वर्णन करें। ठीक है, अर्ध मतेंद्रासन जो है बच्चों ये एक योगा का आसन होता है जो कि इस तरह से किया जाता है। यहाँ पर एक दीदी जी हैं जो कि ये योगा का आसन कर रही है। इसके बारे में समझिए बच्चों, अर्ध मतेंद्रासन। अर्ध मतेंद्रासन संस्कृत में अर्ध का मतलब होता है आधा, और इस मुद्रा में हम आनी रीढ़ को आधा मोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आनी हो गया, यानी हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस मुद्रा के अंदर, इस पोज के अंदर अपनी रीढ़ को आधा मोड़ लेते हैं, क्योंकि पूरी तरह से मोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस आसन का यह नाम योग के जन्मदाता मत्स्येंद्र गाथ के नाम पर पड़ा था। सोचिए कितनी बड़ी बात बोल रहा है। ये जो योगा का आसन है इसका जो नाम पड़ा है अर्ध मतेंद्रासन, ये नाम पड़ा है बच्चों जो व्यक्ति योग के जन्मदाता है, जिन्होंने योग को जन्म दिया। कौन? यहाँ पर मत्स्येंद्र गाथ की बात कर रखी है, इनके ही नाम पर अर्ध मतेंद्रासन इस योगा का नाम रखा गया है। आगे देखिए अर्ध मतेंद्रासन के लाभ बता रखे हैं कि यह अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। अगर किसी का चर्बी उर्बी ज्यादा है पेट उट का तो उसको कम करेगा, और शरीर को सुंदर और मजबूत बनाने में मदद हमारी ये करता है। हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और सुंदर बनाने में मदद करता है। कौन सा योगा का आसन? अर्ध मतेंद्र आसन। ठीक है, यह यकृत जो सो कि प्लीहा और अग्नाशय को उत्तेजित करता है बच्चों, और यह श्वसन प्रणाली के लिए फायदेमंद है। जो हमारा श्वसन प्रणाली है, सांस लेने वाला जो हमारा पूरा सिस्टम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यह मेरुदंड और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है बच्चों। ठीक है, और सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज अर्ध मतेंद्रासना एंड डिस्क्राइब इट्स बेनिफिट। तो आपको आंसर इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं 35वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि कुबड़ पीछे को के कोई लक्षण तथा सुधारात्मक उपाय लिखिए। जो आपका कुबड़ होता है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं चित्र के अंदर आपको दिखा रखा है, इसके लक्षण और सुधारात्मक उपाय आपको लिखने हैं। ठीक है, तो कुबड़ के बारे में बता रखा है कि कुबड़ के लक्षण ये होते हैं, स्कैल्यूला के बीच की दूरी बढ़ जाती है और कंधे तथा गर्दन आगे की ओर झुक जाते हैं। जिस भी व्यक्ति को कुबड़ का बीमारी होता है, कुबड़ का समस्या होता है, आप देखते होंगे कि वो ना आगे की ओर झुक जाता है और इसका पीछे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है ये ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका सर आगे की ओर होगा और उसका पीछे वाला हिस्सा ऊपर की ओर चला जाएगा। तो वो ऐसे ना एकदम झुक करके चलता है वो व्यक्ति, बिल्कुल एकदम ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर लाठी वाठी लेकर के चल सकता है वो। ठीक है, इस तरह से मैंने बहुत सारे देखा है कुबड़ लोगों को, जिनको कुबड़ होता है, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। पूरा शरीर आगे की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है, ये लक्षण है कुबड़ का। छाती की मांसपेशियां जो होती हैं इसकी लंबाई छोटी हो जाती है और संतुलन खराब हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए पीछे के कुबड़ पीछे को सुधारात्मक उपाय, यानी कि ये जो कुबड़ होता है इसको कैसे सुधारा जा सकता है। उन व्यायामों का प्रयोग करना चाहिए जिनको करने से हमारी छाती की मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि हो तथा थोरासिस क्षेत्र की पीठ की मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि होती है। जैसे चक्रासन करना चाहिए, भुजंग आसन हमें करना चाहिए और धनुषासन करना चाहिए, जिससे कि हम इस चीज को सुधार सके बच्चों, कुबड़ की समस्या को, ताकि इनकी सहायता से गर्दन की, यहाँ पर सॉरी तकिए की सहायता से बता रखा है, इसकी सहायता से गर्दन की
एक्सटेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर सुधारात्मक उपाय आपको बता रखे हैं जिससे कि कुबड़ की जो समस्या है इसको सुधारा जा सकता है बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 36वें क्वेश्चन के अंदर। 36वां क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पर आप देखिए कि चपटे पैरों के लक्षण, कारण तथा सुधारात्मक उपाय लिखिए। चपटे पैर, देखिए मैंने 85 बार आपको एक्सप्लेन कर रखा है क्या होता है। भगवान ने जो हमारे पैर बनाए हैं, पैर में अगर मैं तलवों की बात करूं तो वो इस तरह से बनाया है, ठीक है। आप अभी जाइए पैर हाथ धोइए पानी से, ठीक है। और पैर हाथ धोने के बाद जब आप चलेंगे तो आपका पैर का जो छाप पड़ेगा ना धरती के ऊपर, वो इस तरह से पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पैर का छाप पूरा नहीं है, बीच के अंदर आपको यहाँ पर गैप देखने को मिलेगा तलवों के बीच में, ठीक है। लेकिन कई व्यक्तियों के अंदर क्या हो जाता है, उनका पैर में दिक्कत आ जाता है, उनका पैर बिल्कुल सपाट चपटा हो जाता है और उनका चपटा होने के बाद उनका पैर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। जब भी वो चलेंगे तो पूरा एकदम पैर का पूरा छाप पड़ता है उनका, है कि नहीं। तो ये जो है आपका चपटे पैर एक तरह का विकार है, एक तरह का बीमारी है बच्चों। अब देखिए चपटे पैर के लक्षण यानी सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलते हैं कि चलते समय तथा खड़े होते समय पैर यानी कि थम्स के मध्य भाग में दर्द होना, ये चपटे पैर का ये बता रखा है सिम्टम है आपका। पैर की लंबी चाप का खत्म हो जाना, जो हमारी लंबी चाप होती है ना पैर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खत्म हो जाना। आगे बता रखा है कि पैरों को गीला करके यदि फर्श पर रखा जाए तो पूरे पैर का निशान अगर आ रहा हो, फुटप्रिंट देखने को मिल रहा हो, तो भैया आपको चपटे पैर का समस्या है। किस कारण से होता है ये, मांसपेशियों और हड्डियों का अगर आपका कमजोर है, आपकी मसल्स कमजोर है तो हो सकता है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो हो सकता है, मोटापे के कारण अधिक भार कोई व्यक्ति उठाता है, दिन भर बहुत ज्यादा भार उठाता रहता है तो भी हो सकता है। कुपोषण की समस्या है भैया तो भी हो सकता है। लंबे समय तक भारी बोझा उठाने से, मैंने आपको बता दिया, तो भी हो सकता है। चोट लगने से हो सकता है, खराब जूते पहनने से ये समस्या आ सकता है। इसको कैसे सुधारा जा सकता है बच्चों, सुधारात्मक उपाय में आप लिख सकते हैं पैरों से लिखना, ठीक है। ये एक अलग तरह का काम है लेकिन ये किया जा सकता है, ठीक है। और रेत पर चलना तथा दौड़ना, अगर रेत पर चलते हैं दौड़ते हैं तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है। पंजों पर कूदना, उचित प्रकार के जूते पहनना, जूतों के मध्य भाग में रुमाल लगाकर पहनना, ठीक है। जिसको भी ये समस्या आ गई हो वो जब जूता पहन रहा हो तो जूते के मध्य यानी बीच वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर रुमाल लगा करके वो पहन सकता है बच्चों। जमीन पर गिरते हुए छोटे पत्थर के टुकड़ों को पैरों से उठाना, ठीक है। और ताड़ासन तथा वज्रासन करना, ये योगा के आसन यहाँ पर आपको बता रखा है। ये योगा का आसन अगर करेगा कोई व्यक्ति तो उस चीज को सुधारा जा सकता है बच्चों, ओके। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट द सिम्टम्स कॉजेस एंड रेमेडियल्स मेजर ऑफ फ्लैट फीट, ठीक है। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक वा करते चलिए, पूरा साल मेहनत करते हैं यहाँ बच्चों आपके लिए, है कि नहीं। तो दबा के लाइक और यहाँ पर शेयर ठोक दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है बच्चों इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। अगर इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। 37वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, फाटलेक प्रशिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। फाटलेक प्रशिक्षण विधि क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर आप यहाँ पर देखिए, यह सहन क्षमता को बढ़ाने की विधि है। ये क्या है बच्चों, सहन क्षमता को बढ़ाने की विधि है, ठीक है। और स्वीडन के गोस्ट होल्मर ने 1930 में इसको बनाया था। स्वीडन के एक व्यक्ति थे गोस्ट होल्मर करके, उन्होंने 1930 के अंदर फाटलेक प्रशिक्षण विधि, जो कि सहन क्षमता को बढ़ाने की विधि भी कह सकते हैं, इसको बनाया था। इसे स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेता है आपसे कि स्पीड प्ले के नाम से किस प्रशिक्षण विधि को जाना जाता है, तो वो होता है बच्चों आपका फाटलेक प्रशिक्षण विधि, फाटलेक ट्रेनिंग मेथड। इस विधि में धावक अपने अनुसार अपनी गति को आसपास के वातावरण के अनुकूल परिवर्तित कर सकता है। इस विधि के द्वारा सहन क्षमता का विकास होता है बच्चों। आपका जो सहन क्षमता होता है, आपकी कैपेसिटी होती है जिससे कि आप कोई चीज को सहन कर सके, उस चीज का डेवलपमेंट, विकास देखने को मिलता है। और खिलाड़ी अपनी गति वातावरण के अनुसार परिवर्तित करता है। अतः यह विधि स्वतः अनुशासित कहलाती है। इसमें हृदय गति, आपका जो हार्ट रेट है वो 140 से 180 प्रति मिनट के बीच रहती है। और फाटलेक प्रशिक्षण में
दौड़ गति कम ज़्यादा होती रहती है। तो कुछ बातें इस तरह से आपको फार्टलेग प्रशिक्षण विधि के बारे में बता रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब द फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हो उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं बच्चों। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।